हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 फरवरी 2022 के। तो आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो आप कह सकते हो 2021 का जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसी एक इंडियन बंदे को मिला है। इससे पहले जो है वो कोई भी ऐसा इंडियन पर्सन नहीं है जिसको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इंडियन वुमेन जरूर है, मतलब मेन कोई नहीं है, लेकिन ऐसी वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, और वो 2020 में मिला था, वो रानी रामपाल थी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इंडियन मेन की, तो वो हमारे पास हैं पीआर श्रीजेश। और आपको पता होना चाहिए कौन सी गेम से ताल्लुकात रखते हैं, हॉकी से ताल्लुकात रखते हैं, और बहुत ही फेमस गोलकीपर हैं हमारी इंडियन हॉकी टीम के। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, केरला से बिलोंग करते हैं। तो आपने याद रखना है इनकी 2021 की परफॉर्मेंस के कारण जो है वो इनको ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इन्होंने इंडिया को 244 सीनियर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो पीआर श्रीजेश इंडिया का जो हॉकी प्लेयर है, गोलकीपर हैं, और उनको एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो वर्ल्ड गेम्स की तरफ से दिया गया है। और ये ऐसे दूसरे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि पहली इंडियन मैं बता चुका हूं वुमेन है रानी रामपाल, जो कि 2020 में इस अवार्ड से नवाजी गई थी। और इनको एक ही प्लेयर को इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, और वो कौन थे, पीआर श्रीजेश। याद रखना आपने, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से जो है वो एक इंडियन को नॉमिनेट किया था, और वही अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। और ये अवार्ड और ट्रॉफी जितना भी प्राइज इसके अंदर दिया जाएगा वो ऑफिशियल स्पॉन्सर की तरफ से दिया जाएगा, और ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, प्रोटेक्टिव लाइफ है। याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट पढ़ सकते हैं इसको। और रिसेंटली गोलकीपर ऑफ द अवार्ड 2021 वो भी इनको दिया गया है पीआर श्रीजेश को। वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो स्टार गोल्ड अवार्ड्स होते हैं, जिसको स्टार अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, उसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, पीआर श्रीजेश को मिला है। तो सारी चीजें याद रखनी है। पहला इंडियन अगर आपको पूछ लें तो रानी रामपाल हैं, लेकिन पहला मैन पूछ लें तो आपके पास आंसर क्या होगा, पीआर श्रीजेश होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम क्या है, द जेट, कहां पे लॉन्च किया गया है। मतलब उसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया, उसकी फोटो दिखा दी गई है, उसको बहुत ही जल्दी उसकी पहली उड़ान जो है वो भरी जाएगी 2023 के अंदर। और दोस्तों ये कहां पे लॉन्च किया गया, दुबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो एक दुबई के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम बेसिकली है जेनिथ मेरीन, जेनिथ मेरीन, प्लस एक जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन। एक यूएसए की कंपनी है जिसका नाम क्या है हमारे पास, डायन। तो इन तीनों कंपनी ने मिलकर जो है वो इसका निर्माण किया है, लेकिन मेन कंपनी जो है हमारे पास द जेट जीरो एमिशन है, और एक जेनिथ है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट बेस्ड ही कंपनी है। तो दुबई में इसको लॉन्च किया गया है, और आप कह सकते हो, इसकी फोटो देख सकते हो, हाइड्रोजन बेस्ड जो है ये एक तरह से फ्लाइंग बोट होगी, जिसका नाम रखा गया है द जेट। और इसका नाम द जेट है, द जेट जीरो एमिशन, जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में मिलकर जो है वो इसको बनाया है, इन्होंने ही इसका उद्घाटन जो है वो किया है। लेकिन इसकी पहली फ्लाइट जो है वो COP28 में आप कह सकते हो, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, जो कि शेड्यूल्ड है कहाँ पे होगी, 2023 में, वहां पे इसके पहली उड़ान जो है वो ली जाएगी। और इस बोट के अंदर दो फ्यूल सेल हैं, एक एयर कंडीशनर है जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो काम करता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे कार्बन एमिशन भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। और ये बोट जो है वो बहुत ही आराम से फ्लाई करता है, मतलब इसकी कोई आवाज नहीं आती, इसकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी है, 40 नॉट्स जो है वो इसकी स्पीड है, और ये 8 से लेके 12 पैसेंजर को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। तो बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो आजकल कार्बन एमिशन के ऊपर काम कर रही हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। तो इंडिया ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो बनाया है, जिसके अंदर इंडिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके अपनी कार्बन एमिशन को क्या करेगा, कम करेगा, और पावर रिसोर्सेज को और बेहतर बनाएगा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के थ्रू। और आपने याद रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो जापान के अंदर है, जिसका नाम क्या है, फुकुशिमा
क्या नाम है? फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च सेंटर, जो कि कहां पे है? जापान में। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है। तो याद रखना, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट है, वो दुबई में लॉन्च किया गया है और इसका ऑफिशियल जो फ्लाइट होगा, पहला जो फ्लाइट होगा वो COP28 में होगा 2023 में, जो कि मीटिंग होगी दुबई के अंदर। तो इसलिए आप यहां से ये भी जो है वो याद रख सकते हो। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक जीस लुइस आइमुदीन कहां पे उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना, ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक है और ये बनाया गया है कहां पे, कौन सी कंट्री में? ये बनाया गया नीदरलैंड्स, क्योंकि जो आप ये जगह देख रहे हो आइमुदीन, ये एक बंदरगाह शहर है, एक पोर्ट सिटी है। कहां पे? नीदरलैंड्स के अंदर, एम्स्टर्डम के अंदर। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, नीदरलैंड्स होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये है दोस्तों अपने पास कैनाल लॉक, जो कि यहां पे बनाया गया है, और इसका मेन फंक्शन यही होगा कि यहाँ पे बंदरगाह बनाने के साथ साथ जो है जितने भी जहाज हैं, जितने भी शिप हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो खड़े हो सकते हैं। और ये नीदरलैंड्स के अंदर जो है वो खोला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। 300 मिलियन यूरो या $338 मिलियन जो है वो इनिशियली एस्टिमेट लगाया गया कि ये खर्चा किया जाएगा। और ये एम्स्टर्डम के अंदर खोला गया। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पूछ लें कि कहाँ पे खोला गया, तो एम्स्टर्डम के अंदर, नीदरलैंड्स में। और ये जो डच किंग हैं विलियम एलेक्जेंडर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो बहुत ही बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स हैं वो यहाँ पे आके पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। और आप कह सकते हो कि ये सी लेवल से जो है वो ऑलमोस्ट 9 मीटर जो है वो ऊंचा है, ताकि अगर फ्लड्स आ भी जाते हैं तो इसका मतलब ये इसका असर जो है वो उसके ऊपर नहीं होगा। और बहुत ज्यादा वेट जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। लाइक बड़े बड़े कार्गोस जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनको बहुत लंबे समय के लिए जो वेट नहीं करना पड़ेगा, और आप एकदम से जो है वो यहाँ पे अपने सामान को लोड जो है वो कर सकते हैं इस कैनाल्स के मदद से। और नीदरलैंड जो है वो वैसे भी कैनाल्स का शहर माना जाता है, और इसकी कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम है। और यहाँ पे एम्स्टर्डम के अंदर 165 कैनाल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री जो है वो एशियन गेम्स को होस्ट करेगी 2022 की, जिसका 19th एडिशन जो है वो 2022 में होने वाला है? अगर मैं आपको कंट्री बताऊंगा तो याद रहेगा आपको, चाइना जो है वो इसका आंसर होगा, ए आंसर होगा। और चाइना में एग्जैक्ट जगह जो है वो कौन सी है, जो आपने याद रखना है। एग्जैक्ट जगह है आंगजोउ। तो याद रखेंगे, ये चाइना का बहुत ही फेमस एरिया है, और यहाँ पे 10 से लेके 25 सितंबर के बीच में 2022 में एशियन गेम्स होंगी 2022 की। इसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है वो एशियन गेम्स का हिस्सा बनेगा 11 साल के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 11 साल के बाद एशियन गेम्स का ये हिस्सा बनेगा। और इसमें 2 और स्पोर्ट्स, एक तो ई स्पोर्ट्स, एक ब्रेक डांसिंग, ये पहली बार जो है वो किए जाएंगे 2022 की एशियन गेम्स में, क्योंकि अप्रूवल मिल चुका है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से। और इंडिया, जो कि एक साउथ एशियन जोन का मेंबर है, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया में साउथ एशियन जोन का मेंबर है, और 7 कंट्रीज में से एक ऐसा कंट्री है जो कि सारे एडिशंस के अंदर एशियन गेम्स में खेला है। तो इसलिए आप जो है वो इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि एक तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग जो वो पहली बार इसके अंदर खेल रहे हैं, मतलब इसमें अंदर जो है वो खेले जाएंगे। और 11 साल के बाद क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है वो इसमें एंटर कर रहा है। और एक और ऐड कर सकते हो आप इसमें पॉइंट, कि जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड है, वो जो है वो उसने राइट्स एक्वायर किए हैं कि वो जो है वो एशियन गेम्स का सीधा प्रसारण करेगा। वहां पे जो है वो आप एशियन गेम्स को देख सकते हो। 2021 से लेके 2023 तक जितनी भी गेम्स होंगी एशियन गेम्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लास्ट अमंग इक्वल्स। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक बेसिकली बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये बुक लिखी गई है MR शरण की तरफ से। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। MR शरण जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अंदर, तो उन्होंने ये बुक लिखी लास्ट अमंग इक्वल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट अमंग इक्वल्स। इसकी कैप्शन क्या है? पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन द बिहार विलेजेस। बिहार के गांव में किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो चलती है, किस तरह से कास्टिज्म के बेसिस पे पॉलिटिक्स से प्रभावित है वो बताया गया है। और खास करके इसमें एक प्रोटोटाइप करेक्टर जो है वो एक बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? संजय सैनी।
क्या नाम रखा गया? संजय सैनी। वो एक इमिग्रेंट है जो कि बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो दिल्ली में काम करता है। और किस तरह से वो बिहार में वापस आया, किस तरह से गांव के अंदर जो है वो उसने देखा कि जो एमजी नरेगा स्कीम है सरकार की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें धोखाधड़ी चल रही है, उसमें करप्शन चल रही है, और लोगों को कहा कि जो है वो आप इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएं। तो इस तरह से इस बुक को जो है वो लिखा गया है। और इसमें एम आर शरण का जो है वो आप कह सकते हो कि एक स्टडी भी है ये बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर, और बिहार के जितने भी गांव के लोग हैं वो उनके पीएचडी का एक प्रोग्राम है, ताकि उसके अंदर किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से वहां पे काम हो रहा है, ये सारी चीजें उनकी पीएचडी प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है। और एम आर शरण पहले भी एक नॉवल लिख चुके हैं ब्लू नाम से, जो कि 2014 में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। और उनकी राइटिंग्स जो हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने पब्लिश की हुई है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो है ही, तो याद रखना है नाम एम आर शरण का। लेकिन बाकी जो यहाँ पे ऑथर्स देख रहे हो ये भी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी जो है वो लिखी हैं। जैसे प्रदीप मैगजीन का नाम देख रहे हो, इन्होंने क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखी है, नॉट जस्ट क्रिकेट। कौन सी? नॉट जस्ट क्रिकेट, ए रिपोर्टर्स जर्नी, क्योंकि फेमस जर्नलिस्ट हैं तो इन्होंने जो देखा उसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसी असीम चावला हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है टैक्स के ऊपर और टैक्स लॉस के ऊपर। इन्होंने लिखा है फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिटवीन द ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये याद रखोगे। एयाज मेनन, इन्होंने भी क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखी है। एयाज मेनन ने लिखी है इंडिया इनिंग्स, इंडिया इनिंग्स। ये बुक दोस्तों क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में बताती है, और इसकी कैप्शन भी यही है, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तीनों के तीनों ऑथर एम एन शरण के बिना बहुत ही फेमस हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल? पोर्तुगीज का या पोर्तुगल का प्राइम मिनिस्टर जो वो किसको बनाया गया है? ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर पोर्तुगल का, और इनका नाम क्या है? एंटोनियो कोस्टा। तो आपको यहाँ पे शायद जान के हैरानी होगी कि एंटोनियो कोस्टा तो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब इनको नए तरीके से इलेक्ट किया गया है, तो ये री इलेक्टेड वर्ड जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एंटोनियो कोस्टा का आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पोर्तुगल की सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं दोबारा से एंटोनियो कोस्टा। वो पोर्तुगीज लॉयर हैं बहुत ही फेमस, और प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्तुगीज के 2015 से, तो अभी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चुने गए हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे बाकी नाम के साथ। बाकी नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, एक एक करके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले एबी अहमद। एबी अहमद जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाया गया, कौन सी कंट्री के? इथोपिया के। कौन सी? इथोपिया के। नेक्स्ट पीटर फैला। पीटर फैला बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर चेज रिपब्लिक के, चेज रिपब्लिक। और नजला बॉर्डन, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं तुनिसिया की। याद रखोगे कौन सी कंट्री की? तुनिसिया की। तो सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोर्तुगल की जो कैपिटल है वो कौन सी है? लिस्बन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has acquired a 5% equity stake in the Power Exchange of India Limited? तो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में 5% जो है इक्विटी स्टेक या हिस्सा जो है वो किसने खरीदा है? तो ये खरीदा है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने, जिसको हम एनवीवीएन भी कह सकते हैं, जो कि एनटीपीसी का ही एक हिस्सा है, मतलब एनटीपीसी की ही एक सब्सिडरी है, और इसने 5% हिस्सा अक्वायर कर लिया पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर। आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। और साथ ही साथ याद रखना है कि जो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, और ये वन ऑफ द टॉप पावर ट्रेडर है इंडिया के अंदर, और इसको एनटीपीसी ने ही बनाया है। और इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर है एनटीपीसी, ये आप याद रख सकते हो, और एक महारत्ना कंपनी है। और जो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, और ये इंडिया का पहला जो है वो पावर एक्सचेंज है, सबसे पहला इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड पावर एक्सचेंज है। याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगला है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो पहला बैच मिल चुका है AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स का। ये कौन सी कंट्री से इंडिया को मिला है? तो टोटल 6,70,000 जो है वो क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल जो है वो बनाने का ऑर्डर है इंडिया, और साथ में कौन सी कंट्री? रशिया का। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये डील जो है वो रशिया के साथ साइन की गई थी, लेकिन टोटल डील जो है वो 6,70,000 राइफल्स की थी, और ये दिसंबर 2021 में इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई है। टोटल 5124 करोड़ रुपए की ये डील जो है वो साइन हुई है।
जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो 6,70,000 राइफल्स का ऑर्डर प्लेस करती हैं, जिसमें से 6 लाख जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो यूज करेंगी। और आपने याद रखना है जो 70,000 हमें अभी बैच मिला है ये कौन यूज करेगा, ये एयर फोर्स यूज करेगी। तो इसका मतलब 6 लाख जो है वो यूज करेगी इंडियन आर्मी और 70,000 जो है वो एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा। लेकिन 70,000 तो रशिया से बन के आ चुकी हैं हमारे पास, लेकिन बाकी जो 6 लाख हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। कहाँ पे? अमेठी के अंदर। अमेठी में एक फैक्ट्री लगाई गई है जो कि इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी उसको नाम दिया गया है। तो वो इसको बनाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब रशिया टेक्नोलॉजी बताएगी, हम उसको बनाएंगे, लेकिन बनाई अमेठी के अंदर जाएंगी। और रशिया के बारे में याद रखना है, रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है, प्रेसिडेंट जो है वो व्लादिमीर पुतिन है, करेंसी जो है वो रशियन रूबल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए कौन से बैंक ने जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ टाई अप किया है? मतलब जो प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे, सोलर पावर सिस्टम होगा, वो टाटा प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्रेडिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई और टाटा पावर, ये आपके लिए कीवर्ड हैं। तो एसबीआई ने इसके लिए अपना एक अलग से सेल बना दिया है जिसको नाम दिया गया सूर्य शक्ति सेल। और कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो इस सूर्य शक्ति सेल का काम क्या होगा? जितनी भी लोन एप्लीकेशंस होंगी सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि टाटा से रिलेटेड होंगी इंडिया में, पूरी के पूरे इंडिया में, तो वो सारी की सारी लोन एप्लीकेशन सूर्य शक्ति सेल ही हैंडल करेगा। खास करके अगर वो 1 मेगावाट तक की हैं, अगर वो कैपेसिटी 1 मेगावाट तक की है तो ये हैंडल करेगा। इवन इन्होंने कह दिया है कि जितना भी पूरे इंडिया में टाटा पावर को छोड़ के कोई भी बिजनेस एंटिटी है, कोई भी हाउस होल्ड है, अगर वो कोई सोलर पावर से लोन लेना चाहता है तो सूर्य शक्ति सेल के पास जा सकता है, जो एसबीआई प्रमोट कर रहा है। और इस पार्टनरशिप को ध्यान में रख के किया गया है क्योंकि ये COP26 का जो एग्रीमेंट है इंडिया प्रमोट कर रहा है कि 2070 तक जो है वो हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो वो कोशिश करेंगे। तो उसमें इंडिया को योगदान देगा क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हमारा क्या करेगा? और भी ज्यादा कम करेगा, कार्बन के एमिशन को कम करेगा। तो मेन मकसद यही है कि सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके और एसबीआई इसमें अलग से कदम जो है वो उठा रहा है और लोन एप्लीकेशंस को अलग से सैंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम लिया जाएगा और एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हम बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोन प्रोवाइड करेंगे। एसबीआई के बारे में याद रखना है, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई को बनाया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हैं वो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा जी, दिनेश कुमार खरा जी। और इसके दोस्तों 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कौन कौन? CS शेट्टी हैं, CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन, और एक हमारे पास हैं अश्विनी कुमार तिवारी। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, वेदांता ने 8,000 करोड़ रुपए की फैसिलिटी के लिए कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि उस बैंक के पास मेजॉरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी जो है रखी गई है। सिंडिकेटेड फैसिलिटी का मतलब है कि एक कंपनी या बहुत सी कंपनीज जो हैं वो लोन ले रही हैं, लेकिन वो एक बैंक से नहीं, वो ग्रुप ऑफ लेंडर से लोन ले रही है। मतलब उसमें बहुत से बैंक्स हो सकते हैं। अगर बहुत से बैंक्स हैं लेकिन उसको लीड एक ही बैंक करेगा तो उसको हम कहते हैं सिंडिकेटेड फैसिलिटी। और वेदांता जो ग्रुप है वो 8,000 करोड़ रुपए की ये फैसिलिटी कौन से बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि सिंडिकेटेड फैसिलिटी को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। और ये है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेदांता जो है वो 8,000 करोड़ के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप कर रहा है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोसीड की जा सके। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको 7.75 इंटरेस्ट के साथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो उसी के पास रहेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो इसका मतलब जो मेन बातचीत करेगा वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक्स। मतलब मेन जो बात करने वाला व्यक्ति या एंटिटी होगी वो कौन सी होगी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होगी। और 2020 में भी कोविड-19 के दौरान वेदांता ने 10,000 करोड़ रुपए की फैसिलिटी जो है वो साइन की थी, किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और 10.5% के थ्रू जो है वो उसको साइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंटली इसको याद नहीं रखना, लेकिन जितना भी मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया है वो जरूर याद रखोगे। और अब वेदांता अगर इतने पैसे ले रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको मॉर्टगेज या गिरवी भी रखना पड़ेगा बैंक के पास। तो 14.8% अपने हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर हैं या उसकी इक्विटी है वो किसके पास प्लेज कर रहा है? वो यूनियन बैंक के पास प्लेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक्स। तो इसलिए आपने याद रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और वेदांता ग्रुप के बारे में याद रख लो, ये एक माइनिंग कंपनी है। अगर नहीं पता तो ये एक माइनिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में।
अगला है एएसजी, जिसको हम कह सकते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का देहांत हो गया। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये दोस्तों पंजाब से बिलोंग करते हैं, याद रखना आपने। और सीनियर एडवोकेट हैं रुपिंदर जी। कहाँ के थे ये? जो है वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं और साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो इनका देहांत हो गया। ये पंजाब से बिलोंग करते थे और इनको 2009 में जो है वो सीनियर एडवोकेट का दर्जा जो है वो दिया गया था, लेकिन 2020 में जो है वो आप कह सकते हो कि इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया था। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो तीसरा सबसे बड़ा रैंक है एडवोकेट्स के अंदर या लॉ ऑफिसर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करते हैं। तो इतना ही याद रखना है। रुपिंदर सिंह सूरी पंजाब से बिलोंग करते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और सीनियर एडवोकेट थे ये सुप्रीम कोर्ट के। अगला आते हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फेज 2 कैपिटल गुड्स स्कीम के बारे में, ताकि कंपिटिटिवनेस जो है वो मार्केट के अंदर इंप्रूव हो सके और हो सके। तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इंप्रूव करना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी खास करके हमने जो है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर को हमने इंप्रूव करना है। तो बहुत बड़ा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इससे कैपिटल गुड्स सेक्टर का ऑलमोस्ट 25% हिस्सा जो है वो इसी का है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो की जाएगी। टोटल 6 कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा इस सेकंड फेज के अंदर। एक तो नई टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से करना है, साथ में आप कह सकते हो कि नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहाँ पे बनाने हैं और जो एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जोड़ना है। नेक्स्ट आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन पैकेजेस जो है वो देने हैं सरकार की तरफ से, ताकि स्किल लेवल जो है वो इंप्रूव किया जा सके। और भी अलग अलग तरह के फैक्टर जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो अपने इसमें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि फेज 2 कैपिटल गुड्स स्कीम का जो स्टार्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? इनकी है चंदौली। चंदौली कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि किसने साइन किया है एक एग्रीमेंट हाइप्रियन ग्लोबल ग्रुप के साथ, जो कि यूएसए से बिलोंग करता है, ताकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं वो यूएस मार्केट में सप्लाई की जा सकें। और ये कंपनी दोस्तों हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसको हम कहते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और ये डील जो है वो ऑलमोस्ट 365 मिलियन डॉलर की है, जो कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो सप्लाई करनी है यूएस मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो 73 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है किसके साथ? हाइप्रियन ग्लोबल के साथ। लेकिन ये टोटल एग्रीमेंट दोस्तों 365 मिलियन डॉलर का है, जिसके अंदर जो पुराने इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहां पे लगे हैं उसको अपग्रेड भी करना है। तो जो नया एग्रीमेंट है वो 73 मिलियन डॉलर का है, लेकिन उसमें आप कह सकते हो कि नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाने का है, लेकिन पुरानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंप्रूव भी करना है, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो अलग से ऐड की गई है। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो यहाँ पे नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाएगा और वहां पे यूएस मार्केट में वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा, खास करके वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होंगी। और आपको पता ही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो इंडिया का डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और हाइप्रियन ग्लोबल ग्रुप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है। और खास करके आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखना है। बीईएल की शुरुआत जो है वो 1954 में की गई थी। बीईएल का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आनंदी रामालिंगम। तो इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि पिक्चर से करोगे। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है उसने स्पीड पकड़ लिया दिसंबर के महीने में। 9.3% तक जो है वो नॉन फूड क्रेडिट जो है वो पहुंचा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज का, इंडस्ट्रीज का, सर्विसेज सेक्टर का, पर्सनल लोन्स का, सब में जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सब में जो है वो लाइक दिसंबर 2020 के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो सब में आपको जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये दिसंबर के साथ कंपेयर किया गया है स्पेशली। और साथ में ये भी कहा गया है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, लेकिन नॉन फूड क्रेडिट के अंदर स्पेशली 9.3% तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं। खास करके इन 4 सेगमेंट्स के अंदर देखो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और पर्सनल लोन्स के अंदर। और इंडस्ट्री के अंदर हर तरह की चीज़ें लाइक इंजीनियरिंग, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके कंपैरेटिव में अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्रेडिट जो है वो उनको मिला है, अगर आप कंपेयर करते हो। सिर्फ एक डाटा है, इसको आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सेफ्टी और अवेयरनेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया है 1 से लेकर 7 फरवरी तक। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो अवेयरनेस मंथ है, ये यूपीआई सेफ्टी और अवेयरनेस मंथ है, ये फरवरी के मंथ को कहा गया है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो पहली बार यूपीआई का यूज करेंगे, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बताई जा सकें और डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित किया जा सके। और एनपीसीए के बारे में आपको पता ही है कि 2008 में इसको बनाया गया था और इसके जो हेड हैं वो कौन है? दिलीप असबे। नेक्स्ट, बैंक्स जो हैं वो 15 एनपीए अकाउंट्स जो है वो 50,000 करोड़ के नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 तक। ये एसबीआई ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि 50,000 करोड़ के 15 एनपीए अकाउंट जो है वो एनएआरसीएल को, मतलब बैड बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे मार्च 2022 तक। और एनएआरसीएल जो है वो इसको फिर देखेगा, इसके हर अकाउंट के ऊपर एक ट्रस्ट बनाई जाएगी और फिर डेट रेजोल्यूशन के लिए इसको भेजा जाएगा आईडीआरसीएल के पास, मतलब इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के पास। और फिर ये अपना रेजोल्यूशन जो है वो करेंगे, मतलब जितना भी डेट रेजोल्यूशन है उसको किया जाएगा। और एनएआरसीएल जो एक बैड बैंक है, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने लास्ट बजट में बताया था और उन्होंने इसको बना दिया है। और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और इसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो शामिल है, जिसने इसको बनाया है। और इसके करंटली हेड कौन है? प्रदीप शाह, याद रख सकते हो, प्रदीप शाह। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 6.6% तक 2020 में, 2021 तक। तो ऑलरेडी ये डाटा जो है वो हमारे पास आ चुका था, लेकिन -7.3% तक का हमारे पास डाटा था। लेकिन जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने डाटा को रिवाइज किया है और उन्होंने कहा है कि एग्जैक्ट जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं नेशनल इनकम के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, वो आप ध्यान से चेक कर सकते हो। तो -7.3 की बजाय -6.6% है एग्जैक्ट डाटा। इतनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 2020-21 में हुई है। ये आपने याद रखना है, -7.3% याद नहीं रखना, खास करके बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से कहा गया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर आता है और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं राव इंदरजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक जो है वो लिखी गई है, जिसका नाम है क्लास ऑफ 2006। ये लिखी है आकाश कांसल ने। आप ये बुक का कवर पेज देख सकते हो, क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। तो ये आकाश कांसल ने इस बुक को लिखा है। और ये सीजन स्टाइल का मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीजन 1। तो आप अलग अलग सीरीज देखते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम के, कि सीजन 1 आ गया, सीजन 2, इसी तरह से बुक रिलीज होगी। ये सीजन 1 है और इसके अंदर चैप्टर नाम नहीं लिखे हुए, इसके अंदर एपिसोड्स लिखे हुए हैं, तो चैप्टर्स नहीं लिखे हुए। तो टोटल कितने एपिसोड्स हैं इसके अंदर? 18 एपिसोड्स हैं, मतलब 18 चैप्टर हैं। तो ये सीजन के हिसाब से जो है वो आएंगे। और इसमें खास तौर से उन्होंने कॉलेज की लाइफ के बारे में जो लिखा हुआ है, क्लास ऑफ 2006 जो है वो लिखी हुई है। ये आईआईटी कानपुर और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छे से जो है इसको रिलीज किया है बुक को। और जो आकाश कांसल है, बहुत ही फेमस जो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। तो याद रखना है, क्लास ऑफ 2006 बुक किसने लिखी है? आकाश कांसल ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 30th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है 31 जनवरी 2022 को। उसको एड्रेस किया है उन्होंने और इसका थीम क्या था? शी द चेंज मेकर, ये इसका थीम था। और इस थीम के तहत ये प्रमोट किया गया कि किस तरह से वुमेन का योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और खास करके आजकल को हमने और अच्छा बनाना है तो वो भी वुमेन के योगदान से बना सकते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की शुरुआत 1992 में की गई थी, 1990 के एक्ट के थ्रू, जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। और फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बनाया गया था 31 जैन को, इसलिए 31 जैन को बनाया जाता है 1992 में। और इसकी पहली चेयरपर्सन कौन थी? जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। और आजकल कौन है? रेखा जी, रेखा शर्मा। इंडियन कोस्ट गार्ड का 46th रेजिंग डे जो है वो 1 फरवरी 2022 को बनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोस्ट गार्ड है इंडिया का, वो 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है पूरे वर्ल्ड का। और इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को की गई थी। टेम्परेरी बेसिस पे इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत की गई थी, ताकि जो गुड्स की स्मगलिंग होती है, जो सामान की हम इधर उधर बेचते हैं, तो उसके ऊपर निगाह रखी जा सके। लेकिन 1978 में इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू फिर जो है वो परमानेंट ही बना दिया गया। और करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? वीएस पठानिया जी। कौन है? वीएस पठानिया जी। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था कि माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? तो माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसका लेंडिंग रेट डिसाइड कर सकती हैं, उसको कंट्रोल कर सकती हैं, कितना मार्जिन वो रख सकते हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करता है।
अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। बट ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।